नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है। सूत्रों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से तालिबान ने 150 लोगों को लगभग छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तब से तालिबान का कहर जारी है। साथ ही 150 लोगों को वो जबरन साथ ले गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 150 लोगों को छोड़ दिया गया है। 150 लोगों में अफगानी सिख, अफगानी नागरिक और ज्यादातर भारतीय शामिल थे। तो वहीं अफगान मीडिया ने कहा कि लौट रहे काबुल एयरपोर्ट पर जो लोग लौट रहे हैं उनको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं अफगानी पत्रकार के मुताबिक सभी भारतीय सुरक्षित हैं। जिन लोगों को तालिबान अपने साथ ले गए थे उनको पासपोर्ट की जांच की गई। पत्रकार के मुताबिक उन्हें सूत्र के बताया कि अगवा करने वालों ने कहा कि जब लोग एयरपोर्ट पर ले जा रहे हैं तब भारतीय लोग वहां सुरक्षित हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी के बीच गुरुद्वारा परिसर में सिखों के अपहरण की घटना को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में गुरुद्वारा में 300 सिख पूरी तरह सुरक्षित है। उनके साथ अपहरण जैसी कोई घटना नहीं हुई। इसके लिए पूरी घटना से संबंधित पूरी खबर गलत है। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सुरक्षा हुक्कानी नेटवर्क के वरिष्ठ सदस्यों के हाथ में सौंप दी है, जिसके अलकायदा के साथ लंबे समय से जुड़े विदेशी जिहादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध है। पश्चिम खुफिया अधिकारियों का कहना है कि ऐसा होना खतरनाक है। तालिबान ने 1996 से 2001 तक देश में शासन करने वाले आंदोलन की तुलना में अधिक उदारवादी रास्ते पर चलने का वादा किया था, लेकिन ये फैसला उस वादे का भी उल्लंघन नजर आता है। तालिबान का को फाउंडर सरकार बनाने को लेकर चर्चा में करने वाले काबुल पहुंचा है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल में जिहादी नेताओं और राजनीतिज्ञों से भी मुलाकात करेगा। हाल ही में तालिबानी नेताओं ने हामिद करजाई अब्दुल्ला से भी मुलाकात की थी और भरोसा दिलाया था कि मौजूदा तालिबान पहले के तालिबान से ज्यादा उदार होगा। तालिबान के कब्जा करते ही डरकर अफगानिस्तान छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का बड़ा झटका लगा है। अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमदजाई ने तालिबानी हुकूमत का समर्थन कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने तालिबान की हर संभव मदद करने का भरोसा जताया है। जिस वक्त हशमत के तालिबान के समर्थन में ऐलान किया उस वक्त उनके साथ तालिबान के नेता खलील उर रहमान और इस्लामिल विद्वान मुफ्ती मौजूद रहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने आज तालिबानियों के खिलाफ अफगानिस्तान की आवाम के विद्रोह के सवाल में जवाब कहा कि अपने देश में भी जनता विधायकों को दौड़ा कर मार रही है। कृषि कानून को लेकर मेरठ समेत अन्य जगहों पर ऐसा ही देखने को मिला। किसान भी देश की जनता को ही कृषि कानून को लेकर आंदोलित हैं और विधायकों को खदेड़ रही है। वहीं राजभर ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर विवादित बयान देते हुए कहा कि जो भारतीय लात खाने अफगानिस्तान गए हैं वह यहीं आकर लात खाएं और भारत आने पर उनसे बाकायदा यह लिखवाया भी जाएगा कि अगर वह देश छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि पढ़ लिख लेने के बाद ऐसे लोग कमाने विदेश चले जाते हैं। ये लोग देश छोड़कर विदेश गए, यही उनकी गलती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की तबीयत में कोई सुधार नहीं। उनकी हालत पहले से ज़्यादा नाजुक बताई जा रही। लगातार डायलिसिस किया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ के एसपीजीआई में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एसपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमान ने बताया कि डॉक्टरों की टीम लगातार ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल वेंटिलेटर पर कल्याण सिंह स्टेबल हैं। लखनऊ दौरे पर आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों के कारण ही आज उत्तर प्रदेश में उद्योगों में निवेश के लिए माहौल बन पाया है। जब हम यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनाते थे तब इसका कार्यान्वयन
को लेकर हिचक थी, पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह फैसला साबित हुआ सही और आज यूपी उद्योगों में निवेश के लिए एक आकर्षक प्रदेश बनकर उभरा है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश में बनने वाला 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। साथ ही इसके लिए लखनऊ से मेरठ की दूरी 5 से 6.5 घंटे में रह जाएगी। उन्होंने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है। 4.5 साल के कार्यकाल में वो पूरा प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। कांग्रेस ने शनिवार को मनरेगा में भ्रष्टाचार और घपला होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इस समय मनरेगा में अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि नियमों में अनुसार 6 महीने में ऑडिट करना चाहिए। उस ऑडिट में निकल कर आया है कि मनरेगा में घोटाला हुआ है। ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऑडिट द्वारा आंकड़े निकाले गए हैं। लगभग 935 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। मोदी सरकार इसकी जाँच करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने कहा कि हमें पता चला है कि पीएम मोदी ने सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को एक टास्क दिया है। इसके तहत एक लिस्ट इन एजेंसियों को सौंपी गई है जिसमें जिन लोगों के नाम है उन्हें बर्बाद करने को कहा गया है। सिसोदिया ने कहा कि इस लिस्ट में 15 लोगों के नाम है जिसमें ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आगामी चुनाव से पहले लिस्ट में शामिल लोगों को बर्बाद करने को कहा गया है। मनोज सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि इस लिस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना को कहा गया है कि 15 लोगों को किसी भी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करती है। पीएम मोदी ने पहले भी इन एजेंसियों को भेजा था, आप दोबारा भेज लीजिए। आप फर्जी रेड करा दीजिए। सीबीआई, दिल्ली पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स की रेड करा सकते हैं। पंजाब कांग्रेस का संकट अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ कि कांग्रेस के लिए त्रिपुरा से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीयूष कांति का कांग्रेस से इस्तीफा देना पार्टी के लिए बड़ा झटके के तौर पर देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष कांति ने इस्तीफे के साथ ही राजनीति से संन्यास लेने का भी फैसला कर लिया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वे बहुत जल्द तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पीयूष कांति विश्वास ने कहा कि मेरे लिए पद से इस्तीफा देना बहुत दर्दनाक है। मैं सोनिया जी का आभारी रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे पार्टी की सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और अब वापस अपने पेशे में जा रहे हैं। बता दें कि पीयूष कांति विश्वास पेशे से वकील हैं। हाल ही में उन्होंने एक आईपैक की टीम को त्रिपुरा में जमानत दिलाने में मदद की। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में अनुराग ठाकुर के स्वागत के लिए उमड़ी बेहताशा भीड़। केंद्रीय मंत्री के लिए परेशानियों का सबब बनी रही। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिसकर्मियों के भी पसीने छूट गए। वहीं सड़क के दोनों ओर अनुराग ठाकुर के स्वागत में पलके बिछाए हुए आम जनता से जब अनुराग ठाकुर की मुलाकात नहीं हो पा रही थी तो वो स्वयं अचानक भीड़ को धकेलते हुए आम जनता से मुलाकात की। उन्होंने उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को भीड़ पर नियंत्रण पाने के दिशा निर्देश किए और आम जनता से उन्हें मिलने की हिदायत दी। हैदराबाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें इस जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी। बता दें कि बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर देश भर में आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को आईआईटी भुवनेश्वर में एक शैक्षणिक परिसर का उद्घाटन किया और उम्मीद जताई कि अतिरिक्त बुनियादी ढांचा इस प्रमुख संस्थान के छात्रों को अधिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास किया जाएगा, साथ ही वो उन्हें सक्षम बनाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक चौथी औद्योगिक क्रांति की दुनिया के लिए व्यापार और विकास के नए मॉडलों को निर्माण के अनिवार्य कर दिया गया और आईआईटी भुवनेश्वर को ऐसा आदर्श बनाना चाहिए, रोजगार पैदा करने में मदद करनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई के कलिना कैंपस में आईटी पार्क में बच्चों के लिए कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश
का पालन करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों, धार्मिक और सामाजिक संगठनों को आग्रह करता हूं कि ऐसा कुछ न करें जिससे नागरिकों का जीवन खतरे में हो। कोविड संकट अभी खत्म ही नहीं हुआ है। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर स्थित रविदास थाने के अधीन पड़ती बॉर्डर ओवरवर्जिंग पोस्ट 5 गहराइयों के पास 40 किलो हीरोइन और प्लास्टिक की पाइप बरामद की गई। बीएसएफ के बटालियन ने ये कन्फाइनमेंट अमृतसर देहाती पुलिस के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना के हवाले कर दी है। पाकिस्तानी तस्करों ने खेप आधी रात को प्लास्टिक की लंबी पाइप के जरिए भारतीय क्षेत्र में पहुंचाई, जिससे भारतीय तस्करों ने उठाकर सुरक्षित जगह पर ठिकाने लगा दिया था। बॉर्डर पर हलचल देख बीएसएफ के जवानों 5 तस्करों। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हो रही बारिश के चलते शनिवार को पोंग खंड में जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे 4 वाहन नदी के बीच फंस गए। बता दें कि येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। साथ ही इसके चलते व्यापक नुकसान भी हुआ है। सिमरौन में भूस्खलन के आधा दर्जन सड़कें बंद हो गई हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कई जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। किन्नौर जिले के नीलगुसडुई में जिस स्थान पर बारिश हुई वहां पर यातायात प्रभावित हो गया। एनसीआर में शनिवार की सुबह जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते यहां लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। यूपी के गाजियाबाद में बारिश के चलते एक सोसाइटी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भारत सिटी सोसाइटी में भारी बारिश के चलते सोसाइटी की दीवार टूट गई, जिसके बाद नाले का गंदा पानी सैलाब बनकर सोसाइटी के अंदर जाता नजर आया। दिल्ली में 24 घंटे की बरसात मानसून के इस सीजन की बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के सफदरगंज वेधशाला के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 138.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह अगस्त महीने में दिल्ली में किसी भी एक दिन में हुई सबसे ज़्यादा बारिश है। इससे पहले अगस्त महीने में एक दिन की सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड 2 अगस्त 1961 के नाम है, जब 184 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। सरकार विभिन्न गतिविधियों को लेकर चालू कर चुकी है। अब सरकार ने दिल्ली के बाजारों में समय सीमा को हटा दिया है, यानी पहले की तरह दिल्ली के बाजारों को खोला जा सकेगा। अभी तक कोरोना के चलते दिल्ली के बाजारों को रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त थी, जिसे सोमवार सामान्य तरीके से खोलने की इजाज़त दे दी गई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एनवी न्यूज़ एक्सप्रेस में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को तालिबान के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए। मुफ्ती ने कहा कि तालिबान ने अमेरिका को भागने पर मजबूर किया है। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, जिस दिन सब्र का इम्तिहान टूटेगा आप भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। तो वहीं अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान की महिलाओं पर बर्बरता जारी है। अफगानिस्तान की पूर्व जज नजला आयुबी ने आतंकियों के जुल्म की दास्तां बयां की है। कहा कि तालिबान महिलाओं को सेक्स गुलाम बनाकर ताबूत में पड़ोसी देशों को भेज रहा है। एक महिला के खराब खाना बनाने पर उसे आतंकियों ने जिंदा जला दिया। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। दानवे ने राहुल गांधी को सांड से तुलना करते हुए उन पर हमला बोला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि जातिगत आधारित जनगणना की मांग को लेकर 10 दलों के नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। वहीं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में रहेंगे।
छत्तीसगढ़ में पुलिस व सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की। यहाँ 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम दर्ज था। 2012 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में IAS अधिकारी के अपहरण में संलिप्त दोनों आरोपी बस्तर में चलाए जा रहे अलग अलग अभियानों में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं उत्तरी गोवा में बीते 48 दिनों में 2 रूसी महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। किराए के मकान में मृत पाई गई रूसी महिला उत्तरी गोवा के सिलोएम गांव में रहती थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक 24 वर्षीय रूसी महिला एलेक्जेंड्रा जावी अपने किराए के घर में पंखे से लटकी मिली, जबकि 34 वर्षीय एकतेरीना टिकोवा का शव अपार्टमेंट के बरामद हुआ। दिल्ली मेट्रो ने रक्षाबंधन को लेकर मेट्रो का समय में बदलाव किया है। दिल्ली मेट्रो ने सूचना भी जारी की है। रक्षाबंधन के दिन मेट्रो पिंक लाइन पर सुबह 6:30 पर मिलेगी। वहीं मैजेंटा पर मेट्रो सुबह 6 बजे मिलेगी, जबकि रेड लाइन पर सुबह 5:30 से मेट्रो चलनी शुरू होगी। इधर मेट्रो की सबसे व्यस्त ब्लू लाइन पर 6 बजे मेट्रो चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते रोजगार को संकट को देखते हुए वर्ष मनरेगा के बजट 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह जिन लोगों की नौकरियां महामारी के चलते चली गई, उनका PF 2022 तक सरकार भरेगी। भारत में 75 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत अगले साल तक हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, जिसके बाद रेलवे इस योजना को पटरी पर उतारने की कवायद में जुटा हुआ है। कई आधुनिक सुविधाओं से वंदे भारत ट्रेन लैस होगी। इमरजेंसी लाइटों के अलावा बारिश और बाढ़ के पानी से बचाव के लिए भी इसमें सिस्टम लगाया जाएगा। मुरादाबाद में पुलिस पर अल्पीकरण कर दोषियों को बचाने का आरोप लगा है। 1 माह पहले प्रेमी से कोर्ट में शादी कर वापस घर लौटने पर भाइयों ने बहन के घर में घुसकर उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। इस मामले में आरोपित पिता और 3 भाइयों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। तो वहीं आरोपियों को जेल भी भेज दिए गए थे, लेकिन अब घायल पीड़िता ने SSP से शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि पुलिस मामले में दोषियों को बचाने में जुटी है। SSP बबलू कुमार ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अमेरिका में बच्चों पर कहर बनकर टूट रहा है कोरोना। श्रीलंका में कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया ऐलान। ब्राजील में भी कोरोना के केसों में बढ़ोतरी, 870 लोगों की गई जान। तो वहीं रूस में 797 लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 44.15 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील में एक तैरता हुआ ATM खोला है। ये देश में अपनी तरह का अनोखा ATM है और डल झील में शिकारा की सवारी करने वालों के बीच ये नया टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। डल में तैरता ATM बना टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डल में पहले से तैरता हुआ डाकघर भी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने एक गिरफ्तारी की है। पुलिस ने हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी को गिरफ्तार किया है। सुशील लखनऊ के रहने वाले हैं। पूछताछ में सुशील ने बताया कि उनसे कार्यक्रम के बारे में वकील अश्विनी उपाध्याय के व्हाट्सएप मैसेज देखा था, जिसके बाद वो वहां गए थे। इसके बाद वे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। देश भर में कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्यौहार। यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का त्यौहार का तोहफा दिया है। महिलाओं ने सफर को आसान करने के लिए महिलाओं को सरकारी बस में फ्री सफर करना का तोहफा दिया, तो महिलाओं ने सरकार का इसके लिए धन्यवाद किया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रक्षाबंधन से पूर्व संध्या बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाएं अपने भाई की कलाई के लिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए बाजारों में निकली, तो वहीं मिठाइयों की दुकान पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना के चलते सरकार ने भी मास्क लगाने की अपील की है, साथ ही 2 गज की दूरी का पालन करने की भी अपील की है। तो वहीं यूएई में शुरू होने वाले आईपीएल से पहले आरसीबी को एक बड़ा झटका लगाया। टीम के मुख्य कोच साइमन कोटिस ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। अब उनकी जगह पर जिम्मेदारी ये टीम के डायरेक्टर माइक हैसन उठाएंगे। अगले महीने से आईपीएल के 14वें सीजन के बचे हुए मुकाबलों को कराया जाना है। भारत के स्पिन ऑलराउंडर परवेज रसूल ने अपने ऊपर चोरी के आरोप लगाए जाने के बाद बीसीसीआई से मदद की गुहार लगाई है। परवेज रसूल ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन्हें कहा गया था कि वो संघ के पिच रोलर को 1 सप्ताह के अंदर लौटा दें, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परवेज ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत करार दिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से आग्रह किया कि वो इस मामले में दखल दें। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के बचे हुए मैच के लिए यूएई पहुंच गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि वो वहां पहुंच गए हैं। फ्रेंचाइजी ने लिखा कि फिर से उड़ चला 2.0, हम यूएई के लिए रवाना हो गए हैं। मुंबई चैंपियंस, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले यूएई पहुंच गई है। भारत के 17 वर्षीय एथलीट अमित खत्री ने नॉर्वे में खेली जा रही अंडर-20 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो 10,000 मीटर रेस वॉक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे हैं। अमित खत्री ने यह दूरी 42 मिनट और 17.49 सेकंड में पूरी की, जबकि इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक कीनिया के हिस्टोरिन वनिनिया का नाम रहा। आईपीएल 2021 के लिए दूसरी फेज के लिए आरसीबी की टीम ने रिप्लेसमेंट के तौर पर 3 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। आरसीबी ने श्रीलंका के ऑलराउंडर विनिंदु हरसंगा, दुष्मंत चमीरा और टिम डेविड को टीम में जगह दी है। हरसंगा और एडम जंपा के स्थान पर टीम में रखा गया है, जबकि फिन एल्वन की जगह पर टिम डेविड खेलते हुए नजर आएंगे। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ऑफिस पर पहले दिन लगभग 2.75 करोड़ कमाई के साथ ही उन्होंने शुरुआत की थी, तो वहीं फिल्म ने दूसरे दिन 15% गिरावट के साथ 2.30 करोड़ रुपए फिल्म ने कमाए हैं। 18 महीने पहले के बाद अक्षय कुमार ने बड़े पर्दे पर वापसी की है। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर की शादी का कार्ड काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि अनिल कपूर ने शादी के कार्ड पर शादी में ना बुलाने का कारण छपाया है। कार्ड में लिखा हुआ है कि हमारे समय की परिस्थितियों ने हमें अपने कई परिजनों को शादी में बुलाने से रोक दिया है। रिया ने अपने बॉयफ्रेंड करण बलूनी के साथ 7 फेरे लिए हैं। बिग बॉस फेम और बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी की फिल्म शेरों के सेट पर झगड़ा देखने को मिला है। गुस्से में शख्स को पीटने के लिए ट्राइपॉड लेकर सनी लियोनी दौड़ी। उन्होंने अपने इसी फिल्म के सेट का एक वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सेट पर एक आदमी दूसरे शख्स को मारने के लिए दौड़ता है, तभी सनी उसे बचाने के लिए हाथ में एक लोहे का पाइप लेकर उसे मारने दौड़ती हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर इस समय मालदीव में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। करीना अपने बेटे जहांगीर और सैफ के साथ इस समय मालदीव में क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। आपको बता दें कि एक्टर के 91वें बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मालदीव गए हुए हैं। इस ट्रिप के बीच अब उनके छोटे बेटे जय यानी जहांगीर 6 महीने के हो गए हैं। इस खास मौके पर करीना ने जय के साथ फोटो साझा किया है।
अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ मध्य प्रदेश के ओरछा पहुंची। यहां ओरछा पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें, एक फिल्म की शूटिंग के लिए ऐश्वर्या 21 अगस्त को होने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए यहां पहुंची थी। खबरों फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।